मेरे भिंडी मेरा शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छा, आज हमारा आफ्टरनून वाला सेशन बीच में ही बंद हो गया था। ठीक है, पता नहीं वाईफाई के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई। मैं 2 मिनट के लिए किसी काम से गया तो वापस आया तो वाईफाई नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी सारे बच्चे लिख रहे थे कि सेशन रुक गया, सेशन रुक गया। तो उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे। आई थिंक स्लम सेल वाला क्वेश्चन हो गया था ना। स्लम सेल वाला क्वेश्चन सुबह वाले सेशन में, जिनको नहीं पता, सुबह मैंने एक सेशन लिया था जिसके अंदर हमने स्लम सेल वाला क्वेश्चन किया था। नहीं पता तो एक बार स्लम सेल वाला क्वेश्चन देख लेना। फिर स्लम सेल के अंदर फिर मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन है कैपिटल गेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट तो मैंने समझा दिया था। एक पार्ट मैंने नॉर्मल स्कीम वाला कहा था कि नॉर्मल स्कीम वाला आप 2 मिनट ट्राई करो। फिर मैं आ रहा हूं, फिर मैं आया नहीं, वाईफाई चला गया तो क्लास बीच में बंद हो गई। तो एक तो ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बायबैक वाला क्वेश्चन, बच्चे कह रहे थे बायबैक वाला क्वेश्चन, तो बायबैक वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। और देन फिर आरएफए के अंदर वो इंडेक्सेशन वाला जो पॉइंट है वो भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। तो ये कैपिटल गेन का ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। मैं दोबारा बोल दूं, जिनको नहीं पता एक बार सुबह वाली क्लास जाके देख लेना जो 12:30 बजे हुई थी। आई थिंक 29 मिनट की है। उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन आधा करवा दिया था। ठीक है जी, अब एक बार इसके ऊपर आना। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और दूसरा मतलब इसी का दूसरा पार्ट जो था, ये वाला पॉइंट हमें डिस्कस करना है। नॉर्मल स्कीम से इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, कि अगर मान लो इस पर्सन ने नॉर्मल स्कीम ले रखी है तो इसके इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ। पहली बात तो नॉर्मल स्कीम में रिबेट मिलेगी 5 लाख तक। डिफॉल्ट स्कीम में रिबेट मिलती है 7 लाख तक। पहला फर्क ये आएगा। दूसरी बात, नॉर्मल स्कीम में एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की भी हो सकती है, 3 लाख की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। एनआर के हर केस में 2.5 लाख की लिमिट रहेगी। अब यहाँ पे देखना, इधर ये देखो। पहली बात तो यहाँ पर ये पर्सन एनआर है तो 2.5 लाख की लिमिट है। ये पर्सन एनआर है तो 2.5 लाख की लिमिट है। ये पर्सन रेजिडेंट है, एज इसकी 81 है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और ये पर्सन एनआर है, एज इसकी 82 है। अगेन यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात चेक करो, देखो जी। अगर मैं नॉर्मल स्कीम से क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे देखो जी। तो पहली बात, रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। एप्लीकेबल एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पर 2.5 लाख, यहाँ पर 2.5 लाख, यहाँ पर 5 लाख। और यहाँ पर आपका नॉन रेजिडेंट वाले केस में आपके एग्जाम्पशन लिमिट जो है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की ही यहाँ पे निकल के आएगी। फिर यहाँ पर एसेट आपने बेची क्या है, यहाँ पे वेकेंट साइट, यहाँ लिस्टेड शेयर्स, यहाँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। और ये ऊपर आना था, यहाँ पर ये ऊपर आना था और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं बेचा। उसके बाद अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, 85,000 का वही 20%, 17,000 पे टैक्स आएगा। 10,000 पे तो एग्जाम्ट है क्योंकि 125 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला जो होता है वो एग्जाम्ट होता है। फिर 60,000 पे एग्जाम्ट है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर कोई एसेट थी नहीं। अदर इनकम, अब यहाँ पे चेक करना, अदर इनकम मेरी 2,40,000 पे, तो 2.5 लाख तक है तो एग्जाम्ट है। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17,000। अच्छा, याद है मैंने कहा था इसके अंदर रिबेट मिल जाएगी। नॉर्मल स्कीम में रिबेट आपको मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट है इसलिए यहां पर रिबेट नहीं मिल रही। ये मत कहना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए नहीं मिल रही ना, नॉन रेजिडेंट है इसलिए यहां पे रिबेट नहीं मिल रही। तो 17,000 में 4% सेस जोड़ोगे, ये आपका टोटल आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट फिर वहां पर निकल के आ रहा है, यहां पर इनकम कितनी है, 3,10,000 पे। अब 2.5 लाख एग्जाम्ट है तो 60,000, 60,000 रुपए का 5%। तो अगर आप चेक करोगे 3,000, 3,000 में 4% सेस, 3,120 रुपए टैक्स आएगा। अगेन रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है। अगले वाले पॉइंट पे आओ। यहाँ पे इनकम 5,90,000 है, 5 लाख तो एग्जाम्ट होगी। 90,000 रुपए का 20%, 18,000 रुपए टैक्स आएगा। ठीक है, अब यहां पर रिबेट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है और नॉर्मल स्कीम में 5 लाख तक रिबेट मिलती है। 4% सेस, 18,720 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी यहां पे निकल के आ जाएगी। अगले पॉइंट, यहां पर ये नॉन रेजिडेंट है, अब इनकम 480 है, 2.5 लाख एग्जाम्ट है तो 2,30,000। अब 2,30,000 रुपए का अगर 5% निकालूंगा तो यहाँ पर 11,500 आएगा। अब 11,500 में यहाँ तो रिबेट आएगी नहीं, 11,500 प्लस में 4% सेस, 11,960 रुपए ये आंसर निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। तो ये हमारा नॉर्मल स्कीम से है कि अगर हम नॉर्मल स्कीम से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से हमें ट्रीटमेंट देना है। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, और वही बात देखो यहाँ पर लिखी है, मिसिस बी एंड डी आर नॉन रेजिडेंट, दे कैन नॉट अवेल द हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए एंड 5 लाख रुपए फॉर पर्सन ओवर द एज 60 ईयर एंड 80 ईयर।
ऑल्सो दे अलोंग विद मिस्टर ए बिंग नॉन रेजिडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A इवन दो देयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। ऑब्वियस सी बात है जी। तो एक ये क्वेश्चन मुझे आपको करवाना था जी। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब बायबैक वाले पॉइंट पर आओ। बायबैक वाले क्वेश्चन में देखो जी, ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है क्योंकि बायबैक की टैक्सेशन नई टैक्सेशन है और बायबैक का छोटा सा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। अब यहाँ पे चेक करते हैं बायबैक वाला क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर जी कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड बोट इन 2020 बाय मिस्टर बी। ठीक है जी, 40 रुपए पर शेयर का मतलब ए लिमिटेड के शेयर खरीदे 2020 में मिस्टर बी ने 40 रुपए पर शेयर। कितने खरीदे? 100 शेयर। तो 100 मल्टीप्लाई 40 कितने कॉस्ट होगी? 4,000 रुपए की इसकी कॉस्ट होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर नंबर ऑफ शेयर बोट बैक इन नवंबर 2025 बाय ए लिमिटेड 60 रुपए पर शेयर। उसने 60 रुपए पर शेयर बायबैक कर लिया। अच्छा कितने शेयर बायबैक किए? 20 शेयर बायबैक किए। 40 का खरीदा था, 60 का बायबैक किया, तो 20 रुपए का वैसे मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैंने कहा था अगर बायबैक 1 अक्टूबर 24 से पहले होता तो ये जो 20 रुपए प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट टैक्सेबल होता, कंपनी इस पे टैक्स काटती बायबैक वाले केस में। एक बार चेक करो बायबैक की टैक्सेशन में क्या लिखा है। बायबैक की टैक्सेशन 1 अक्टूबर 24 से पहले क्या थी? 1 अक्टूबर 24 से पहले अगर बायबैक था तो उस केस में कंपनी टैक्स काटती थी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था, ये बायबैक का लो था। बट अगर बायबैक 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद है तो जितना बायबैक प्राइस है मतलब जितने रुपए के शेयर बायबैक किए हैं वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा जी। अब अगर यहां पे चेक करोगे तो 20 रुपए पर शेयर है, मतलब 20 शेयर है, 60 रुपए पर शेयर है, तो 1200 रुपए। देखो ये नया पॉइंट आ गया 222F, ये डीम डिविडेंड जो है ये अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया। अच्छा अब आपने क्या किया, 100 शेयर थे, 100 में से 20 बायबैक हो गए तो 80 शेयर अभी बचे हैं। अब बच्चा कह रहा है सर जो 20 शेयर मैंने बायबैक किए उसकी 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से कॉस्ट भी थी 800 रुपए, वो कहां गई? वो तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया। देखो यहां पर क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसे निकल के आएगा? 40 मल्टीप्लाई 20, 800 रुपए तुम्हारा कैपिटल लॉस है। फिर आगे आपने क्या किया, दिसंबर 26 में आपने 70 रुपए के हिसाब से 50 शेयर बेच दिए, तो 3500 रुपए, 70 मल्टीप्लाई 35, 70 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया जी? ये आपका निकल के आ गया 3500 रुपए। ठीक है, ये 3500 रुपए निकल के आ गया ना। अब 3500 रुपए कॉस्ट कितनी है 50 शेयर की? 40 रुपए के हिसाब से 40 रुपए का शेयर खरीदा था ना, तो 50 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया? 2000 रुपए। तो 1500 रुपए प्रॉफिट आ गया। अब 1500 प्रॉफिट आ गया, 800 रुपए के तुम्हारे लॉस आ रहे थे जो पहले वाले बायबैक वाला था, तो 1500 में से 800 गए, 700 रुपए तुम्हारा कैपिटल गेन जो है ये चार्जेबल आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। तो वही जो हमारा 800 रुपए का लॉस था, इस लॉस को मैंने आगे आने वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दिया, नेट मेरा कैपिटल गेन 700 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया जी। ये बायबैक वाला क्वेश्चन है। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, इधर देखो 100 शेयर तुम्हारे पास थे जो आपने खरीदे थे 40 रुपए के हिसाब से, तो 4,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी, 4,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 40। अब इसके दो टुकड़े हुए, 20 हो गए बायबैक, 80 आपने कर लिए होल्ड। ठीक है, 20 बायबैक हो गए 60 रुपए के हिसाब से, तो 1200 रुपए का तो बन गया डीम डिविडेंड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब ये 20 खरीदे थे 40 के हिसाब से, तो जो 800 रुपए की कॉस्ट हो गई इसको हम लॉस बोल देंगे, आने वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर देंगे। क्लियर हो गया? अब 80 शेयर, 80 में से 50 बेचे, कितने के हिसाब से? 70 रुपए के हिसाब से, तो 3500 रुपए के बेचे। 50 शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 50 मल्टीप्लाई 40, 2000 रुपए, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 1500। 1500, 800 का लॉस है, तो 700 रुपए यहां पे तुम्हारा नेट कैपिटल गेन आ गया। इस तरह से आया जी। ये इस बार के एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बायबैक की टैक्सेशन का, बस ये पर ध्यान दो जी। डन? पक्का पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अभी ये आ जाओ, एक क्वेश्चन सैलरी का दिया हुआ है ये वाला जी, एक क्वेश्चन सैलरी का दिया हुआ है ये वाला, और इसमें एक आरएफए वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा आरएफए वाला पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये आरएफए वाला पॉइंट है जो इंडेक्सेशन वाला है ना। जैसे सैलरी, वैसे तो इंडेक्सेशन कैपिटल गेन के अंदर है, बट मैंने कहा था सैलरी के चैप्टर में भी इंडेक्सेशन आ गया। ठीक है ना, सैलरी के चैप्टर में इंडेक्सेशन कहाँ पे है, तो एक बार वो उसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बन सकता है, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो कुणाल है, एज 27 साल है, एम्प्लॉई है प्राइवेट कंपनी में, पोस्टेड दिल्ली में। ही वॉज अपॉइंटेड 1 फरवरी 23 को इन द स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000। ही फर्निश यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो यहाँ पर 1 फरवरी 23 है से 31 जनवरी 24, ठीक है। फिर 1 फरवरी 24 से 31 जनवरी 25, फिर 1 फरवरी 25 से 31 जनवरी 26, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे देखना फटाफट से। तो पहले साल सैलरी 60,000 रही होगी, फिर 61,000 रही होगी, फिर 62,000 रही होगी, ऐसे सैलरी रही होगी ना भाई। पहले साल याद आ रहा है, इसको ग्रेड बेस सैलरी कहते हैं। हेलो भाई साहब, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेड बेस सैलरी कहते हैं। अब पहले साल 60 थी, ठीक है। फिर अब हमें निकालनी है 24-25। तो 24-25 स्टार्ट कहां से होता है, अप्रैल। तो अप्रैल 24 इसके बीच में आ रहा है। तो अप्रैल 24 से 31 जनवरी 25 तक, तो अप्रैल से जनवरी मतलब 10 महीने 61,000 रुपए की सैलरी है। फिर फरवरी और मार्च ये 2 महीने इसके बीच में आ रहे हैं, तो 2 महीने की सैलरी ये है। तो सैलरी कितनी हो गई, 61,000 मल्टीप्लाई 10, 62,000 मल्टीप्लाई 2, तो 1,24,000। तो टोटल सैलरी जो निकल के आ रही है 7,34,000 रुपए की यहाँ पर बेसिक सैलरी आ रही है। पहली बात तो ये 7,34,000 रुपए की बेसिक सैलरी यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो डीए यहाँ पे कितना दे रखा है, डीए यहाँ पे दे रखा है 25% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब जो आपका डीए बेसिक सैलरी है इसका 25% जो है ना वो डीए है। अच्छा ये टोटल वाला डीए है, उठोए वाला नहीं है जी। फिर 60% डीए जो है वो आपका उठोए वाला है जी। 60% डीए जो है वो आपका उठोए वाला निकल के आ रहा है, मतलब नॉर्मल 25 है, 60% जो है वो उठोए वाला है। अच्छा उठोए वाला डीए कब लेना होता है, एचआरए के अंदर लेना होता है जी, ठीक है, एचआरए के अंदर लेना होता है। दूसरा आरएफए के अंदर भी जो डीए लेते हैं वो उठोए वाला लेते हैं जी। आगे देखो, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में क्या सैलरी दी गई थी, नवंबर 2024 में सैलरी थी 61,000 रुपये, तो मतलब 61,000 रुपये का बोनस है। देखो नवंबर इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, कौन से महीने की सैलरी, पेड इन नवंबर 2024 ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो नवंबर 24 की अगर मैं चेक करूंगा बेसिक सैलरी जो थी वो 61,000 रुपये थी, तो बोनस 61,000 रुपये है। लीव इन कैशमेंट 10,000 रुपये, भैया लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है तो लीव इन कैशमेंट फुली टैक्सेबल है। याद है रिटायरमेंट बेनिफिट अगर ड्यूरिंग जॉब मिलते हैं तो फुली टैक्सेबल होते हैं, 10,000 पूरे टैक्सेबल। फिर उसको ही ऑल्सो रिसीव मोटर कार। अब मोटर कार कब उसको मिली है, 1 दिसंबर 24 को। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की हमें कैलकुलेशन करनी है। क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, एक्सीड 1.6 लीटर, मतलब बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी है। अलोंग विद शोफर, ड्राइवर भी है, बोथ ऑफिशियल और पर्सनल, ठीक है। द मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड ऑल एक्सपेंडिचर मेट बाय एम्प्लॉयर। तो भैया 2400 तो गाड़ी का, 900 रुपये ड्राइवर का और 4 महीने का निकालना है बस यहाँ पे जी। तो 2400 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 4, तो 13,200 रुपये यहाँ पे गाड़ी का निकल के आ जाएगा जी, ठीक है। आगे देखो फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया 2 लाख रुपए का 1 जून 24 को जी। कब दिया जी, 1 जून। तो मतलब अप्रैल और मई का इंटरेस्ट नहीं निकालना, जून से निकालना है। विच इज रीपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर। अब मतलब अप्रैल, यहाँ पे जून है ना, अप्रैल में जून, तो ये अपना हो गया क्वार्टरली पेमेंट करनी है हमें, और ओवर 2 ईयर। स्टार्टिंग कब से करनी है, 1 अक्टूबर से, तो स्टार्टिंग करनी है अक्टूबर से, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने पूरे 2-2 लाख पे लगेगा। 4 महीने पूरे 2-2 लाख पे लगेगा। फिर 4 महीने के बाद जो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 2 लाख पे कैलकुलेट नहीं करना जी। अब उस पे उसने बोला आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करनी है 2 साल। 2 साल का मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर, अगले साल में 4 क्वार्टर, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर हो गए 2 साल में। तो 2 लाख डिवाइड बाय 8, 25,000 रुपये पर क्वार्टर की पेमेंट होगी जी। 25,000 पर क्वार्टर। एक बार दोबारा बता रहा हूं कैसे। 2 लाख का लोन है, वो कह रहा है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 2 साल में लोन उतारना है। तो 1 साल में 4 क्वार्टर, अगले साल में 4 क्वार्टर, कितने क्वार्टर हो गए 8, तो 2 लाख डिवाइड बाय 8, 25,000 रुपये पर क्वार्टर। स्टार्ट कब से हो रहा है, अक्टूबर से। तो अप्रैल मतलब यहाँ पे जून जुलाई अगस्त सितंबर 2-2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 175 पे लगेगा। जनवरी फरवरी मार्च 1.5 लाख पे लगेगा जी। तो इस तरह से आपको दिखाऊंगा इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एसबीआई का 9.5 है,
तुमने जो रिकवर किया 5.5 है, तो बैलेंस बेनिफिट कितना हो गया? तो अगर आप चेक करोगे 4% पर एनम का बेनिफिट हो गया एम्प्लॉई को, जो एम्प्लॉई के हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल है जी। याद है ये वो वाला पॉइंट है इंटरेस्ट नो लोन वाला, कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा जी? तो लोन दिया 2 लाख रुपए का, एसबीआई का रेट 9.5 है, चार्ज किया 5.5, तो 4% का बेनिफिट हो गया। और उसने बोला आपने लोन लिया जून, पेमेंट करनी स्टार्ट की अक्टूबर से, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे 2-2 लाख का इंटरेस्ट है। फिर क्वार्टरली पेमेंट की है, अब 2 लाख का लोन है, क्वार्टरली पेमेंट है, 2 साल में उतारना है, 1 साल में 4 क्वार्टर, दूसरे साल में 4 क्वार्टर, टोटल 8 क्वार्टर, 2 लाख डिवाइड बाय 8, 25,000 रुपए पर क्वार्टर आपको उतार देना है जी। तो 2 लाख रुपए, फिर 175, फिर 1.5 लाख, इस बेस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, ये बात ध्यान देना चाहिए। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है हिज एम्प्लॉयर गेव हिम ए रेंट फ्री एकोमोडेशन फुली फर्निश इन दिल्ली फ्रॉम 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23 से दिया। दिस हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है जी। परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सच फर्निश रेंट फ्री एकोमोडेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज वैल्यूड एट 92,000, मतलब 23-24 की वैल्यू 92,000 थी, पिछले साल का आरएफए निकाल के दिया हुआ है 92,000। फर्दर द एकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन प्रीवियस 24-25, मतलब इस साल भी उसी एम्प्लॉय को ये घर दे रखा है। तो यहां पे अब वो पॉइंट आपका निकल के आएगा जी। अब आगे देखो जी, फर्नीचर एंड एम्प्लाइंस प्रोवाइडेड विद हाउस वर बोट बाय एम्प्लॉयर एट द एग्रीगेट कॉस्ट 1.5 लाख रुपए ऑन 1/1/23, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 5,000 पर मंथ फॉर द सेड हाउस वर पेड बाय एम्प्लॉयर। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है 23-24 का 348, 24-25 का 363। हिज कलीग्स गिफ्ट ए मोबाइल फोन वर्थ ₹45,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज मैरिज, उसकी मैरिज पर उसके कलीग ने, तो एम्प्लॉयर तो है नहीं, कलीग ने गिफ्ट दिया मैरिज पर, तो मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, तो उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। आपको टैक्स निकालना है, ही वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 बीएससी। अब एक बार आपको दिखा देता हूं जी, यहाँ पे एक बार आना, देखो जी सबसे पहला बेसिक सैलरी देखो 61,000 10, 62,000 2 महीने आ गया सेम। डीए 734 का पूरा 25%, इतने का आपका डीए आ गया टोटल वाला। फिर आगे देखो जी बोनस पूरा का पूरा 61,000 का था, नवंबर के महीने की सैलरी के बराबर है, नवंबर के महीने की सैलरी कितनी है 61,000 पे, तो बोनस 61,000 में। लीव सैलरी 10,000 रिटायरमेंट वाली है, ठीक है, सॉरी रिटायरमेंट बेनिफिट है बट मिल ड्यूरिंग जॉब रही है तो पुली टैक्सेबल। फिर मोटर कार वाला देखो 13,200, भाई 2400 प्लस में 900 मल्टीप्लाई आप 4 महीने की कैलकुलेट करोगे क्योंकि दिसंबर से मिला है 13,200। फिर आरएफए, अब देखो आरएफए ध्यान देखना, आरएफए आरएफए के अंदर मतलब होता है सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी 734 प्लस में डीए उटोए, तो डीए 183,500 का 60% उटोए वाला है, तो ये 110,100 प्लस में बोनस 61,000 प्लस में कमीशन है नहीं, प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस वो नहीं है, और प्लस में मैंने कहा था रिटायरमेंट बेनिफिट जो ड्यूरिंग जो मिल रहे हैं, अब वो कितना मिल रहा है 10,000 रुपए लीव सैलरी। इन सबको जोड़ने के बाद दिल्ली में घर है ओन्ड है, तो 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो इसका 10% अगर आप निकालोगे तो आएगा 91,510। ये तो हो गया अनफर्निश्ड आरएफए, याद है अनफर्निश्ड आरएफए। अब इसके साथ में उसने फर्नीचर भी दी है, अब फर्नीचर दिया याद करो, वैल्यू ऑफ फर्नीचर 1.5 लाख का 10% पर एनम, तो 15,000 रुपए फर्नीचर, तो 15 और ये हो गया टोटल 106,502। इट मीन अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो मैं आरएफए जो दिखा के आता वो इतना दिखा के आता। हाँ बोलो हाँ, अगर आप अमेंडमेंट नहीं पढ़ते नॉर्मल आरएफए निकालते आप इतना ही निकालते, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने आरएफए निकाल दिया। बट अब गवर्नमेंट ने बोला ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये ज्यादा नहीं होगी, किससे, जो पिछले बार का आरएफए था उसको इंडेक्स करने के बाद आज कितनी वैल्यू आ रही है। तो 92,000 रुपये लास्ट टाइम का आरएफए था, डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो वैल्यू आ रही है 95,966 रुपए। तो 95,966 रुपए ये आपकी वैल्यू देखो यहां पर निकल के आएगी इस तरह से जी। देखो जी वही आपका देखो यहां पर 92,000 लास्ट ईयर की वैल्यू है, डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363 इतनी, अब ये और वो लेस क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है जी। अब ये आरएफए आएगा, जबकि कायदे से आरएफए आना इतना चाहिए था। मैं दोबारा कह रहा हूं अमेंडमेंट आई है सर, अमेंडमेंट आई है, तो जिस बच्चे को अमेंडमेंट नहीं पता अमेंडमेंट सुन ले कान खोल के, वैसे तो आरएफए इतना आना चाहिए, बट अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपने एम्प्लॉय को 1 साल से ज्यादा घर दी है
तो पिछले साल के आरएफए को इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, तो करंट ईयर का आरएफए उससे ऊपर नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम आरएफए कितना होगा, जो पिछले साल का आरएफए है उसको इंडेक्स करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम उतना आरएफए ही होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जी, तो ये हमारा आरएफए है, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला 5,000 पर मंथ एम्प्लॉयर ने दिया, ये तुम्हारे हाथ में। फिर मोबाइल फोन गिफ्ट मिला, मैरिज पर मिला, तो भैया सैलरी में तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्स के अंदर वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि मैरिज पर मिलने वाला गिफ्ट है। ये ग्रोस सैलरी 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये आपका आ गया जी। अब यहाँ पे देखो लोन वाला केस, देखो लोन जून जुलाई, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे अगस्त, इससे अगला महीना अगस्त भी है, सितंबर भी है, उसमें 2 लाख 2 लाख। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 175, फिर जनवरी फरवरी मार्च 150। अब ये कैसे निकालना इंटरेस्ट 667 रुपए, 2 लाख का 4%, 1/12 ऐसे निकलेगा जी। 2 लाख का 4% डिवाइड बाय 12, तो देखो इतना ही आएगा 667, इतना ही आएगा जी। इस तरह से इंटरेस्ट का आंसर आएगा। तो ऊपर जो इंटरेस्ट देखोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल निकाल रखा है, यहाँ पे कहाँ गया इंटरेस्ट टैक्सेबल, ये आरएफए है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर है मेरे दोस्तों, 5917 का इंटरेस्ट, ये राज, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 5917, ये निकाल रखा है। और इसी तरह से निकाल रखा है जून जुलाई अगस्त सितंबर का 4 महीने का 2 लाख पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 175, जनवरी फरवरी मार्च 150, क्योंकि 25,000 रुपए की हर क्वार्टर की पेमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको निकालना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आरएफए का निकल के आ रहा है। एक बार दोबारा बोल देता हूं, तुम्हारे क्वेश्चन में अगर ये इंडेक्सेशन वाला पॉइंट आ जाए, तो मैं पिछले साल का भी आरएफए दिया होगा, करंट ईयर का निकालना होगा, पिछले साल का आरएफए डिवाइड बाय पिछले साल का इंडेक्स रेट मल्टीप्लाई करंट ईयर का इंडेक्स रेट, जैसे 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 कैपिटल में कोवा को करते हो। फिर जो इंडेक्सेशन के बाद आरएफए है वो, और जो करंट ईयर का नॉर्मल आरएफए है वो, इनमें से लेस वाला हमें पे करना है। ये बात तब होगी जब 2 साल का तुम्हें आरएफए मिल रहा होगा। अगर एक ही साल का मिल रहा है ना, फिर वहां पर अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट एप्लीकेबल ही तब है जब आरएफए तुम्हें 2 साल का मिल रहा होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का इसको लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड जी। ठीक है, तो अब इसको पैक करने जा रहे हैं जी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था आरएफए वाला। अब बायबैक वाला क्वेश्चन भी हो गया, आरएफए वाला भी हो गया, स्लम सेल वाला भी हो गया, और आपका वो भी अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट वाला भी क्वेश्चन हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, इन चारों में से एक क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएगा। कंफर्म, कंफर्म मतलब कंफर्म 100%, ये बात मान के चलना जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो, तो इसको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर कल हम मिलेंगे दोबारा से। कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल 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 हम क्या करेंगे, चलो देखता हूँ कल हम क्या करेंगे। कल कुछ बढ़िया सा ही करेंगे। फिर उसके बाद अपना 20 तारीख को मेरी क्लास होगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव, वो आप सीएस वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे लाइव होंगी। जब सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर होगा उससे एक दिन पहले मैं लाइव आऊंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, ताकि तुम एग्जाम में गलती ना करके आओ। सेम सीए के टेक्स्ट के एग्जाम से पहले भी एक बार मैं लाइव आऊंगा, उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो उनके एग्जाम में एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी, थैंक यू सो मच।